यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो गाइस आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स हमारे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्लासेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ बेटा यूटिलिटी फंक्शन डिस्कस किए थे। ठीक है, नाउ अब हम बेटा अपना असाइनमेंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर असाइनमेंट बताया था वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी, ठीक है, समझना ध्यान से। बेटा ये हमारा असाइनमेंट है, आपको पता है बट इस असाइनमेंट के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम बेटा इन 15 क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से, इस चॉइस चैप्टर से रिलेटेड जो पास्ट ईयर्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं 2008 से लेकर 8-10 से लेकर बेसिकली बेटा 10 ईयर कर लेते हैं। 10 ईयर का मतलब हो गया लास्ट 10 साल के। तो 2008 या 9 से लेकर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा, वो हम लोग जो है नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ट्राई करते हैं कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आप पढ़ लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सपोज। बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। मैं थोड़ा इसका जूम इन कर देता हूं। और वैसे मैंने ये बेटा ये असाइनमेंट आपको आपको जो है फॉरवर्ड भी करा हुआ है, शेयर भी किया हुआ है मैंने आपसे, और आपकी एप्लीकेशन पे भी बेटा ये है। ठीक है जी, तो आप उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली पढ़ना। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन है, सपोज दैट इंडिफरेंस कर्व्स आर डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रेट लाइंस विद अ स्लोप ऑफ माइनस का बी। देखो बेटा, तीन चार चीजें समझना जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की आती है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, आप सबसे पहले तो एक बात समझना, स्ट्रेट लाइन। अब बेटा एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब, अगर बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइंस के हैं, तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन के सिर्फ एक ही प्रेफरेंस में होते हैं, जिसका नाम होता है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आइसिस स्ट्रेट। ठीक है बेटा, आइसिस स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही जगह होंगे बेटा, वो होगा हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। उसके अलावा देखो, उसके अलावा एक जगह और होती है वैसे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नॉट ऑलवेज। एक प्रेफरेंस और होता है जिसका नाम है एलन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, बेटा, स्ट्रेट लाइन एक प्रेफरेंस और होता है एलन सब्स्टिट्यूट। बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास के अंदर जब मेरे न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए ना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था वेरिएंट, तो मैं बहुत जगहों पे खामोश रहता था, बहुत जगहों पे मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता है आप लोग चीजें सीख रहे हो। बट बेटा जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का मतलब यही हो गया कि अब चीजें अप्लाई करोगे, अब मल्टीपल चीजें ऐड करूंगा मैं, वो भी चीजें डिस्कस करूंगा जो हमने पढ़ी भी नहीं है। वैसे ये पढ़ा हुआ है हमने एलन सब्स्टिट्यूट, बट फिर भी कभी कभी ऐसा आएगा एलन सब्स्टिट्यूट। बट बड़ा ध्यान रखना, एलन सब्स्टिट्यूट के अंदर दो एमआरएस होते हैं, है ना, एक छोटा एक बड़ा। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन एक एलन सब्स्टिट्यूट में होता है और एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन उसमें बेटा एक ही एमआरएस होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन दो तरह के प्रेफरेंसेस में होती हैं। ठीक है, आईसीज स्ट्रेट लाइन दो तरह के प्रेफरेंसेस में होते हैं, एक तो एलन सब्स्टिट्यूट में और एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में। एलन सब्स्टिट्यूट में बेटा दो एमआरएस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लासेस में करवाया है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में वहां पे था। और बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में बेटा एक ही एमआरएस होता है। कैसा होता है मेरे बच्चा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर एक ही एमआरएस होता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई मेरी आप लोगों को बेटा? तो अब पहचान करो, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मतलब क्वेश्चन में समझना बेटा, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? स्ट्रेट लाइंस विद द स्लोप ऑफ माइनस का बी, माने बी, तो ए की तो स्लोप हो गया कि इन्होंने आगे भी दे रखा है, गिवन आर्बिट्रेरी प्राइसेस एंड मनी इनकम P1 P2 एंड M, व्हाट विल बी द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइसेस लुक लाइक। ये चलो बात की बात है, लेकिन एक बात मुझे बस इतनी सी बता दो बेटा, मुझे आप इतनी सी बता दो कि इसके अंदर एमआरएस एक है, तो ऑब्वियस बात है क्या हो गया? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसका जो एमआरएस है वो है माइनस का बी। बेटा दिस माइनस साइन ओनली शो डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये जो माइनस का टर्म है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी यहाँ पे बढ़िया से? अब समझना ध्यान से, क्या कह रहे हैं वो इतना तो बोल रहे हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया जिसका माइनस का भी है। व्हाट विल बी द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइसेस लुक लाइक। कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइसेस बताओ जी, क्या होंगी ऑप्टिमल चॉइसेस? यार बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, बहुत ज्यादा ईजी है। ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया था।
मान लो अब देखो माइनस का बी है, एम आर एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। अच्छा नॉर्मल जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस का बी वाई। अगर आप इसका एम आर निकालते हो वो आता है अच्छा आप आगे पीछे कर सकते हो, बी और ए कर सकते हो, कुछ नहीं मतलब एक्स के भी साथ में कोएफिशिएंट होता है, वाई के साथ में कोएफिशिएंट होता है, तो बेटा ये हो गया आपका बी अपॉन में ए, ठीक है जी, विद द माइनस साइन। अब एक बार बताओ, हमारे पास क्वेश्चन में से माइनस का बी है और यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने ए, इसका मतलब हेयर ए इज अ कांस्टेंट नंबर दैट इज 1, तो यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन तो बन गया बी एक्स प्लस का वाई। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, जो आपका प्रेफरेंस बना है वो बना है बी एक्स प्लस का वाई, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस वाई, बी एक्स प्लस वाई। गॉट इट बेटा, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को बहुत अच्छे से, ठीक है जी। चलिए ध्यान से समझना चीजों को, बहुत बढ़िया ध्यान से। मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, कहते हैं व्हाट विल दी कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइसेस लुक लाइक, कंज्यूमर्स की ऑप्टिमल चॉइसेस क्या है, ऑब्वियसली बात ये है हमारे से, और आपको बेटा अच्छे से मालूम है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आईसी आपने ऐसा बना दिया जी, अब यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 समझना, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व निकलना कंसेप्चुअली ध्यान रखना, 3 केसेस बनेंगे, केस नंबर 1। और बेटा एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल का मतलब न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल का मतलब इतना ज्यादा चीजें हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन तो बेटा बिल्कुल भी एक्सपर्ट मत करना मेरी साइड से, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीपल चीजें मल्टीपल क्वेश्चंस करना है, तो बेसिक कैलकुलेशन बेटा हम टाइम पे खर्च करेंगे, है ना। बेसिक कैलकुलेशन बेटा हमारे वहां पर है। केस नंबर 1, व्हेन द एमआरएस इज मोर देन प्राइस रेशियो। केस नंबर 2, when the MRS is less than price ratio. Case number 3, when the MRS is equals to price ratio. ठीक है बेटा, बात सही में आ गई। when the MRS is more than price ratio, this is your IC, these are guys your ICs, ठीक है, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है, ICs हैं। अब समझना कि प्राइस रेशियो ये जो है P1 बाय P2, एमआरएस इज मोर देन प्राइस रेशियो, ऑब्वियसली बात है बेटा, स्लोप ऑफ आईसी ज्यादा है ना, प्राइस रेशियो कम है, जैसे कि आपको पता है मैंने जो टेक्निक सिखाई है, प्राइस अगर इनइक्वालिटी कम है रिलेटिवली देखना, इसके अंदर P1 बाय P2 कम है, इसका मतलब बेटा P2 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होने का मतलब क्या, स्लोप ऑफ, सोचो स्लोप ऑफ बजलाइन कम है, स्लोप ऑफ बजलाइन कम होता है ना, तो ध्यान रखना बेटा बजलाइन उतनी फ्लैटर होती है और बजलाइन हमेशा इनवर्ड होती है, तो दिस इज योर आईसी, ठीक है बेटा। एंड डोंट आस्क मी कि सर ये इन्वर्ट क्यों बना है, मेरी बेसिक क्लासेस में देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में देखो, मैंने सारी चीजें डिटेल करी है आपको, तो बेटा दिस इज द आंसर m by p1 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चा। एंड नाउ एमआरसी इज लेस देन प्राइस रेशियो, ये ज्यादा है, ठीक है बच्चा, एमआरसी इज लेस देन प्राइस रेशियो मतलब ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब बेटा ऑब्वियस बात है ओनली y, आंसर आएगा बेटा x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू m by p2। एंड यहाँ पे आप ऑब्वियसली बात है, दिस इज द कोइंसाइड कर रही है बेटा, नॉट कॉन्फिडेंस, कोइंसाइड कर रही है, यानी x इज इक्वल्स टू m by p1 टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 टू m by p2। और बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी यहाँ पे अच्छे से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नाउ बेटा हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है इधर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अ कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन विद द फॉर्म u इज इक्वल टू x1 की पावर अल्फा प्लस x2 की पावर अल्फा, ठीक है, बेसिकली हमने अल्फा रखा है, लेकिन बेटा थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज बी, ए और बी कर लो इसको, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, यहाँ पे ए और बी नॉट इक्वल टू 0, वाई, अब यहाँ भी चीजें समझ लो थोड़ी सी, ए और बी इक्वल्स टू 0 नहीं है, क्यों नहीं होगा, इन अ मैथमेटिकल फॉर्म जब किसी चीज की पावर 0 हो जाती है तो बेटा वो वैल्यू 1 हो जाती है, अगर आप 0 कर देते हो ना तो बेटा वट एवर द वैल्यू ऑफ x1 x2, मतलब ये वेरिएबल में हो, लेकिन अगर उन किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो गई ना तो बेटा वो चीज जो मतलब वो जिसकी पावर 0 होती है बेटा वो कॉन्स्टेंटली 1 हो जाता है, यानी यूटिलिटी आपका 1 + 1 2 बन जाती, विच इज नॉट द केस in this question. For each of the following additional properties, what additional restrictions are required on the two parameters a and b? अब देखो इंटरेस्टिंग बात समझना बेटा,
कहते हैं जी हमारे यूटिलिटी फंक्शन है, कंज्यूमर थ्योरी के पार्ट है यूटिलिटी फंक्शन है और इकोनॉमिक्स अप्लाई करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि x1 की पावर a और x2 की पावर b, यानी यूटिलिटी है x1 की पावर a x2 की पावर b, ठीक है जी। एक रेस्ट्रिक्शन तो उन्होंने बता दिया, एक तो ये वाला है, कहते हैं बाकी और रेस्ट्रिक्शंस बताओ, है ना। मतलब एक तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन बता दिया कि जी a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब और रेस्ट्रिक्शंस बताओ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या, सुनो। तो पता है a और b बेसिकली इनकी वैल्यूज से ना, a और b की वैल्यूज से ना चीजें बदलती हैं। क्या? अगर इनकी वैल्यूज 1 से कम हो, 1 के बराबर हो और 1 से बड़ी हो, इवन हो ऑड हो, बातें बदल जाएंगी सारी। आप बोलो सर ऐसा कैसे हो गया, इतनी सी चीजों से इतनी सारी बातें बदल जाएंगी। यस बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं, जैसे एक तो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने बता दी ए और बी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये तो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने बताया, तो दिस इज द नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन। नंबर 2 रेस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है बेटा, ए और बी का, इफ ए इज इक्वल्स टू ए लेस देन 1, सॉरी ए इज लेस देन 1, बी इज लेस देन 1। एक एक करके समझना, a लेस देन 1 और b लेस देन 1, अगर a और b दोनों को दोनों लेस देन 1 हो गए तो क्या हो जाएगा, ये बताओ जी। यानी लेस देन जाना नहीं बेटा, लेस देन 1 का मतलब हो जाता है रूट पावर, ठीक है, यानी रूट पावर अगर 1 से कम है तो डेसिमल है, और जब बेटा पावर डेसिमल में होती है तो वो बेटा रूट बन जाता है। जैसे अगर पावर 1/3 हो तो बेटा उससे आप बोलोगे क्यूब रूट, अगर 1/2 आप उसे बोलोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। 1/4 1/5 तो बेटा वो उसी अकॉर्डिंगली रूट में फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि अगर ये 1 से कम है तो ध्यान रखना बेटा, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ऐसे करके x रूट, मान लो 1 से कम में ना हाफ हाफ है, जस्ट एग्जांपल, यार 1 से कम में कुछ भी मान लो, हाफ मान लो, तो रूट x प्लस का रूट y, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं कोजाई प्रेफरेंस, ठीक है बेटा, इसे हम कहते हैं कोजाई प्रेफरेंस, ठीक है बच्चा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, जब x के ऊपर भी रूट लगा हुआ हो, y के ऊपर भी रूट लगा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कोजाई प्रेफरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x के ऊपर भी रूट लगा हुआ हो, y के ऊपर भी रूट लगा हो, उसे कहते हैं बेटा हम कोजाई प्रेफरेंस। और एक बात तो आपको और बता रहा हूँ, ये जो टाइप के प्रेफरेंस होते हैं बेटा, ये डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज में। और इनके अंदर बेटा जो x एंड y होते हैं वो दोनों को दोनों नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं। और ये दोनों को दोनों गुड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है बोथ गुड्स। जैसे मान लो हमारे, ऐसा मान लो कि गेहूं चावल, अब ऑब्वियसली बात है इंडिया में भी राशन शॉप पे गेहूं मिलते, चावल मिलते, चीनी मिलती है, तो ये मान लो एक गेहूं है और एक चावल है, मतलब एक व्हीट है और एक राइस है, ठीक है। तो को गरीब आदमी को व्हीट भी चाहिए, गरीब आदमी को बेटा राइस भी चाहिए, है ना, दोनों ही चीजें उसको चाहिए, तो दोनों के दोनों बेटा चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इन द डेवलपिंग कंट्रीज वी ऑलवेज यूज कोजाई प्रेफरेंस। एंड वाई वी सेट द नेम कोजाई, बिकॉज गाइस कोजाई का मतलब ऐसे कोई नाम नहीं है, कोजाई की कोई इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं, बस ऑथर ने रख दिया, जिसके ऊपर रूट लगा होता है तो कोजाई कहते हैं। और रूट का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्क्वायर रूट है, देन ना ये यहाँ पे n लग जाता है। अगर मान लो x की पावर 1/n भी है ना, तो ये रूट x ये n लग जाएगा, ये है ना। इतने तो गाइस आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, वट एवर द वैल्यू ऑफ n होगा आपका 1 से ज्यादा, बट ये 1 से कम होगी कंप्लीट पावर। बात समझ में आ गई। मतलब बेटा दिस इज द इक्वेशन नंबर, मतलब दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन नंबर 2। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन नंबर 3, ये रेस्ट्रिक्शन नंबर 2 था, बेटा रेस्ट्रिक्शन नंबर 3। अब अगर a 1 से कम है और b 1 के बराबर है, a 1 से कम है, b 1 के बराबर है ना। इंटरेस्टिंग बात, मैं रिपीट कर रहा हूं, a 1 से कम है, b 1 के बराबर है, या फिर a 1 के बराबर है और b 1 से कम है, दोनों ही केसेस में। इस वाले केस में तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा रूट एक्स प्लस का y, इस वाले में बन जाएगा u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का रूट y। दोनों ही बेटा हमारा, शायद आपको पता है, कोजाई लीनियर प्रेफरेंस बन जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीडिंग कोजाई लीनियर बोलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू समीर सर, मेरे अकॉर्डिंगली
ये कोसाई लीनियर होगा और ये लीनियर कोसाई होगा। ठीक है बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोसाई लीनियर सीक्वेंस देखो, रूट एक्स तो कोसाई पावर की पावर 1 वाई की तो लीनियर कोसाई लीनियर, सिमिलरली इधर लीनियर कोसाई। ठीक है बच्चा, इट्स बेसिकली लीनियर कोसाई, लीनियर कोसाई, भूलना मत बेटा इन सब बातों को। ठीक है बच्चा, इतने बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी, बढ़िया करके। अब अगला रेस्ट्रिक्शन, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, मतलब a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1, तो बेटा ऑब्वियस बात है, प्रेफरेंस बन गया x की पावर 1। अच्छा मैंने वहां पे बेटा y लिख दिया, बेटा ये मैंने x1 इसको ये बोल दिया मैंने, ये x2, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ ये मैंने y लिखा है, ये x1 x2 है। ठीक है, इतना कंफ्यूजन मत होना, x1 x2 है, मैंने बाय मिस्टेक इसको कुछ और लिख दिया है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। पावर 1 बेटा ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चा, क्या हो गया मेरे बच्चों, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एंड थर्ड पॉइंट, a इज मोर देन 1, b इज मोर देन 1, बहुत कुछ है बेटा इसमें सीखने के लिए। ठीक है, a इज मोर देन 1, b इज मोर देन 1। अब इंटरेस्टिंग बात होती है, अगर एक से ज्यादा है तो क्या है, स्क्वायर और क्यूब। बेसिकली अगर एक से ज्यादा है तो क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है, क्या होना चाहिए बेटा एक से ज्यादा में, स्क्वायर या क्यूब। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, एक से ज्यादा पावर इवन होनी चाहिए। आप बोलो सर क्यूब क्यों नहीं हो सकती, बेटा बात बताओ, आप सेमेस्टर 1 में पढ़ते थे, सेमेस्टर 2 में, मतलब जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप मैथमेटिक्स एमएमई में आपने बेटा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था इन सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, और वहां पे बेटा ये यूटिलिटी फंक्शंस भी आए थे, और फंक्शन z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता था, याद होगा आप लोगों को अच्छे से ये। अब पॉइंट क्या आता बेटा उस वक्त भी, वो ये कि इधर हमारे पास टर्म्स में कि हम जब उसको मैक्सिमाइज करते थे, मिनिमाइज करते थे, तो जब पावर क्यूब होती थी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इवन आता था, है ना। मान लो एक्स क्यूब है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता था, एंड यू नो फिर इस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे आप नेगेटिव वैल्यू रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखो, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू रखो, राइट साइड वैल्यू रखो, मैक्सिमा सॉल्व करो, मिनिमा सॉल्व करो। मुझे बताओ क्या क्यूब रूट पे कभी आप मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व कर पाते थे इन फर्स्ट ईयर, मतलब पावर जब क्यूब होती थी 3 होती थी तो क्या आप लोग मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व कर पाते थे, यस और नो। हाँ गाइस, यस और नो, नहीं ना, यही पॉइंट है। तो जब वहां पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो पाता था तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा मैक्सिमम मिनिमा, ऑब्वियसली बात है, इट्स अ यूटिलिटी फंक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मिनिमाइज इट, आवर ऑब्जेक्टिव always maximize our utility, so that if our objective is to maximize our utility, so the power of the x or y, the variables, power of the variables always not cube, है ना, कभी भी क्यूब नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, नेवर क्यूब। तो इवन होगी, और इवन भी इस तरीके से होगी कि उसका अगर मान लो आपने पावर लगाई है ना, तो इवन आप 18 नहीं रख सकते, इवन रखनी है आपको 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 256, यानी इस तरीके का इवन जिसका एलसीएम लेने के बाद में आखिर में इवन ही आए। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको 2 ही बोलेंगे, यानी यूटिलिटी फंक्शन हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यूटिलिटी फंक्शन हो गया x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, ये हो गया आपका कॉनकेव फंक्शन, है ना, क्या हो गया मेरे बच्चा, कॉनकेव फंक्शन। ठीक है जी, क्या हो गया बच्चा जी, ये कॉनकेव फंक्शन। ना उसके बाद में बच्चों अब बात आ जाती है, अब देखो एक से ज्यादा तो कुछ भी हो, लेकिन एक से ज्यादा में मैं अब एक चीज बोलूंगा, अगर a एक से ज्यादा हो और b 1 हो, ठीक है, मतलब a मान लो 2 हो और b 1 हो, a 2 हो या b 1 हो, या फिर a 1 हो और b 2 हो, एक से ज्यादा में इवन पावर की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना ये यूटिलिटी फंक्शन हो जाएगा x1 स्क्वायर x2, या फिर ये यूटिलिटी फंक्शन हो जाएगा x1 प्लस का x2 स्क्वायर। ध्यान रखना जिसकी पावर, मतलब यहाँ पे x1 का स्क्वायर है, मतलब जिसकी पावर 2 होती है बेटा, वो वैल्यू जो होती है आपकी एडिक्टिव गुड होता है। कैसा होता है बेटा वो, एडिक्टिव गुड, यानी
जिन गुड्स में लत लगी हुई होती है, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है 2016 में क्वेश्चन आया था ये एडिक्टिव गुड का। दुनिया कहती है सेमेस्टर में नहीं है ये, मैं कहता हूँ सेमेस्टर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डीयू ने दे दिया। क्या बिगाड़ लिया बच्चों ने डीयू का? कुछ नहीं ना, वही मैं आपसे बात बोल रहा हूँ बेटा। पॉइंट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सही अपनी जगह पर, उन्होंने आपको एक सिलेबस पकड़ा दिया जी। सिलेबस में एक्सप्लेनेशन का एंड तो बिल्कुल हो सकता है, बट सिलेबस में एप्लीकेशन का एंड कभी नहीं होता। तो देखो ना, एप्लीकेशन नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, यूटिलिटी, एप्लीकेशन आ गई जी यहाँ पर। और विद द क्वेश्चन फिर मेरे लिए यहाँ पे बेटा X2 एडिक्टिव है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? यहाँ पे जल्दी बताओ, यहाँ पे मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? बढ़िया से भूलना मत इन सब चीजों को। तो बेटा ये क्वेश्चन देखने में इतना सा लग रहा था, फाइनली दिस इज दी रेस्ट्रिक्शन, दीज आर दी रेस्ट्रिक्शन, व्हाट दे आस्क अस, what are the additional restrictions? These are the additional restrictions के A और B ये सब चीजें हो सकती हैं। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन, फिर ये सेकंड रेस्ट्रिक्शन, फिर थर्ड रेस्ट्रिक्शन, फिर ये फोर्थ रेस्ट्रिक्शन, फिर ये फिफ्थ रेस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली बेटा ये रेस्ट्रिक्शंस 5 रेस्ट्रिक्शंस आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है पांचों के पांचों रेस्ट्रिक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, ये रहा, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a consumers indifference curve are concave, ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इफ अ कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्केव। अब जस्ट मुझे एक बात बताओ, मेरी इसी न्यूमेरिक क्लास का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कॉन्केव से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन को कंप्लीट भी मत पढ़ो आप, ठीक है, मत पढ़ो कंप्लीट क्वेश्चन को। आपसे मेरी इतनी बात समझना, आप बस मेरी इतनी बात समझो बेटा कि कॉन्केव प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, जिसके आइसिस कॉन्केव है इधर और नॉर्मल, ठीक है। तो ध्यान रखना कॉन्केव प्रेफरेंस का मीनिंग हो जाए वो बेसिकली एक तो कॉन्केव प्रेफरेंस हो जाएंगे, एक तो बात बेटा ये हो जाएगी। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि बेटा उनका जो सोल्यूशन है ऑलवेज कॉर्नर का आएगा। तीसरा, उनमें जो कमोडिटीज बेटा वो बैड आएंगी। बेटा सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, जितनी सारी बातें थी वो सब चीजें ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं आगे, कंटिन्यू। If a consumer's indifference curve are concave, will he consume both the goods in equilibrium? इंटरेस्टिंग बात में आ गई, विल ही कंज्यूम बोथ द गुड्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहली बात, अच्छा खुद बताओ यस और नो। अगर आप मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हो ना, इस टाइम मतलब राइट, मतलब आप वीडियो देख रहे हो, अगर गाइस हिम्मत है इसको पॉज करो और व्हाट्सएप पे जाओ, मुझे आंसर करो कि सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ना उसके अंदर आंसर यस या नो जो भी है इसका आंसर दे दो। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, उसका आंसर देने के बाद फिर कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है, फिर कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखना, इंटरेस्ट मुझे आएगा गाइस, ऐसा करा करो यार, ठीक है। मैं रिपीट करो, इफ कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्केव विल ही कंज्यूम बोथ द गुड्स इन इक्विलिब्रियम? ऑब्वियस ही बात है बेटा नो, है ना, ऑब्वियस ही बात है बेटा नो। हम इतना लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर प्रेफरेंसेस आर कॉन्केव, ठीक है जी, ध्यान रखना कमोडिटीज आर बैड, कमोडिटीज आर बैड मतलब बैड कमोडिटीज होंगी, एक बात। दूसरी चीज समझना बड़ा ध्यान से, मतलब एक तो ये होगा कमोडिटी बैड होंगी, दूसरा ऑलवेज, मैं आपको कॉन्केव की चीजें बता रहा हूं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज हम उसको बेटा फिर कट कर देंगे, जो भी अपना आंसर दे देंगे। ऑलवेज कॉर्नर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा। और कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है नेवर बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा ऑलवेज कंज्यूम बोथ गुड्स, इधर मतलब नॉट इधर एक्स और वाई, बेसिकली बोथ गुड्स। इवन आप किसी गुड को डेसिमल में ले लो, पॉइंट में ले लो, या एक कम से कम में ले लो, बट लेना जरूर है। वो दोनों गुड बेटा नॉन जीरोज होंगे, ठीक है बच्चा, दोनों गुड्स कैसे होंगे? नॉन जीरोज। बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोगों को इधर? तो पहली बात तो कमोडिटीज आर बैड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑलवेज कॉर्नर सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन के हिसाब से बोथ इन इक्विलिब्रियम नो, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो।
Why? Because the preferences are concave and in concave preference we always consume corner solutions. ठीक है, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इसके रीजन, these are the reasons. ठीक है बेटा, आंसर इज नो, और नो का रीजन बेटा ये हो गया, दोनों को दोनों. ठीक है, बस समझ में आ गया बेटा आप लोग मेरी यहाँ पर. इजी था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे आप. An agent's utility function is written as u is equals to 4x की power 4 y की power 4 and his budget constant is 4x plus y is equals to 88. ठीक है, what are the optimal amounts of x and y? What are the optimal amounts of x and y? बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा. ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन है हमारे पास बेटा, इधर समझना ध्यान से, 4x की पावर 4 y x की पावर 4. ठीक है, और जो बजट लाइन है, अब बेटा समझना, मैं टेक्निकल सॉल्व कर रहा हूँ इसको. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअली सिखाया इसको भी ऐसे मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूंगा. ये इजी क्वेश्चन है, इन न्यूमेरिकल क्लास के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है. हमारा जो बजट लाइन है वो कितनी है, जल्दी बताओ बेटा. हाँ जी, बजट लाइन कितनी है बेटा? बजट लाइन हमारी 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 88. ठीक है बच्चा, 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 88. ओके जी, अब जरा बात समझना ध्यान से, बहुत बहुत आसान है यार. MRS कितना होगा इसका MRS? अच्छा एक चीज बताओ, अब चाहते हो मैं वही सारी चीजें सॉल्व करूं? मुझे बताओ, जब मैंने आपको ये क्लास अभी इसका पार्ट 1 कराया था, तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सारी चीजें डिटेल दी थी ना, कि एमआरएस निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स वगैरह चेक करेंगे, एक्स बढ़ेगा तो एमआरएस कम होगा तो कॉन्वेक्स होगा, फिर कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा, फिर इंटीरियर सोल्यूशन होगा, फिर कंडीशन होगी. वो सब कहानियां याद है ना बेटा आपको? ओके ना? तो मैं यहाँ तो ना करूँ ना, रिपीट तो ना करूँ, मतलब पेपर में तो आपको रिपीट करना है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा. ठीक है बच्चा, मैं सीधे सीधे एमआरएस निकाल लूँ. एमआरएस आएगा बेटा इसका y बाय एक्स. पता नहीं कोई बच्चा कह रहा था कि सर एमआरएस ये नहीं आएगा. मैंने कहा चलो ठीक है, काम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. एम यू एक्स कितना होगा बेटा इसका? एम यू एक्स, इस वाले का एम यू एक्स दैट इज 4 इंटू 4 एक्स 3 वाई के पावर 4. एम यू वाई कितना होगा इसका? 4 इंटू 4 एक्स 4 वाई की पावर 3. यहाँ से ये गया, यहाँ से एक ये गया, यहाँ से एक ये गया, तो बेसिकली बचा क्या? y बाय एक्स. ठीक है बेटा, वही कंसेप्ट है, अगर x बढ़ेगा तो एमआरएस कम होगा, एमआरएस कम होगा तो होगा तो टूवर्ड एक्स एक्सिस जाएगा, यानी x को बढ़ाने से बेटा टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है. इसका मतलब हमारा ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, कॉम्यूटेटिव गुड है, सॉल्यूशन इंटीरियर है, और कंडीशन कौन सी हो जाएगी? एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. ठीक है, दैट मींस द आवर कंडीशन इज व्हाट इन दिस इज आवर कंडीशन. ठीक है बेटा, हमारी कंडीशन है यहाँ पे एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. ठीक है बच्चा जी, एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. तो अब आगे कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको. ठीक है, तो ये आएगा y बाय एक्स. अच्छा, बजट लाइन क्या आती है हमारी? 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 88. ठीक है जी, 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 88. तो इसका प्राइस रेशियो कितना आ गया बेटा? 4, यानी y इज इक्वल्स टू 4x. ठीक है जी, y इज इक्वल्स टू 4x. मैं रिपीट कर रहा हूँ, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4, और एम आर निकल के आ गया y इज इक्वल्स टू 4x. नाउ इसको बड़ा यहाँ पे बजट लाइन में पुट कर दो. 4x प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 88, और 8x इज इक्वल्स टू 88 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 11, और y आ गया हमारा 4 इंटू 11 दैट इज 44. ठीक है जी, मतलब x 11 आया और y कितना आया मेरे बच्चा? 48. मैं रिपीट कर रहा हूँ, x 11 है और बेटा y कितना है? y 44. ठीक है, y इज 44. गॉट इट? इजी. अब प्लीज, अब जब ये अगर बाय मिस्टेक क्वेश्चन दोबारा आ गया ना तो हम नहीं करेंगे. ठीक है, वैसे मैंने रखा नहीं है, वैसे मैंने असाइनमेंट में. अब पॉइंट क्या है बेटा, अब मान लो बुक कर रहे हो, ठीक है, या आप कहीं के भी क्वेश्चन उठा के कर रहे हो, अगर वहां पे रिपीटेड है तो फिर प्रैक्टिस पर्पज से दोबारा मत करो. हाँ, अगर आपको असाइनमेंट फॉर्मेशन है तो बेटा बहुत बढ़िया से करना. इनफैक्ट ये भी है, अगर आपको कोई असाइनमेंट सबमिशन है, ठीक है, तो सबमिट करने से पहले मुझे चेक करा लेना, मैं गलती बता दूंगा क्या गलती कर रहे हो आप. ठीक है बच्चा, ये हर सब्जेक्ट में, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स, या अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट भी है, एक बार दिखा देना. ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन बता देना कि बच्चे क्या कहते हैं, कैसा, मतलब अभी मैसेज करेंगे, अभी एकदम कॉल कर देंगे, बिजी हूँ, अगर मान लिया मैंने आपकी
प्रायोरिटी बेसिस पे कॉल उठा भी ली कि सर अभी सबमिशन करना है, जरा असाइनमेंट चेक करना, बंदे रिकॉर्डिंग कर रहा है या मीटिंग बिजी है, वेबिनार में, नहीं जी हमें तो अभी, और अगर गलती से मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया फिर गालियाँ भी सुनाते हैं कि सर बताओ आप तो रिप्लाई नहीं करते, हमारा असाइनमेंट सबमिशन था, हमारा टेस्ट था। अरे मेरे बच्चा, गरीब आदमी को टाइम तो दे करो थोड़ा बहुत, ऐसा बेटा टाइम तो देना पड़ता है ना। ठीक है जी, ना बेटा क्वेश्चन देखें हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5। गिवन द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल्स टू x प्लस का 2 y प्लस का 1, ठीक है। अरे यार, u इज इक्वल्स टू x प्लस का 2 y प्लस का 1 एंड द बजट कांस्टेंट 2x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 51, फाइंड द ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ x एंड y परचेज बाय द कंज्यूमर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो आप, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 एक अलग लेवल का, लेकिन बेटा एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्टिमम वैल्यू है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यही प्रेफरेंस यूज हो रहा है, इसमें जो एक पार्ट है वो इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी है। हम 6 कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या है, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x प्लस का 2 y प्लस का 1, ठीक है जी, और प्राइस ऑफ x दे रखा है 1, प्राइस अच्छा ईच ग्रुप, प्राइस ऑफ y भी 1 दे रखा है, और इनकम दे रखी है 11, ठीक है जी, इनकम दे रखी है 11। कॉलेज बेटा कोई डाउट की थी, कोई यहाँ तक कुछ होने वाला तो है नहीं डाउट आपको, ईजी सा क्वेश्चन ही है। हाँ इसकी आगे बातें पढ़ते हैं यहाँ। इसके बाद सबसे पहला पार्ट क्या था वो लोग हमसे गाइस, ये दोस्तों गाइस आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला पार्ट है इधर, राइट क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ, अब सही है। हाँ क्या है बेटा, कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,8, ऑल्सो स्केच हिज इंडिफरेंस कर्व ऑन द ग्राफ, ठीक है। बेटा ध्यान से समझना, मैंने कहा ना अब इसमें कुछ चीजें ऐड आ रही हैं, ये इसको एक कंसेप्ट समझना, ठीक है, कंसेप्ट समझना इसको, जो ये है क्या बोला जी, आईसी बनाओ, इक्वेशन ऑफ आईसी। तो फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ आईसी, पहले तो इसको सही हालत में ले आता हूँ, इक्वेशन ऑफ आईसी, ठीक है बेटा। अब क्या करना है जी, पॉइंट दिया उन्होंने, पॉइंट हमारे पास बेटा 2,8, ठीक है जी, पॉइंट हमारे पास बेटा 2,8, क्या है मेरे बच्चों 2,8। देखो 2 इज x, 8 इज y बेसिकली, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हमें इंडिफरेंस कर्व की या किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, आपको पता होगा शायद इस बात के बारे में कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, रिपीट करूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और जब वो तो मान लो इक्वेशन भी अवेलेबल होती है, बट यहाँ पे हम चेक करते हैं कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बेटा यहाँ पे u है, यूटिलिटी u, और यहाँ पे xy दे दिया। अगर मैं यहाँ पे xy की वैल्यू पुट कर दूंगा तो बेटा ये आ जाएगा, एंड दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2,8 पर कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2,8 पे कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ और u कांस्टेंट आ जाएगा, तो उस पॉइंट से बेटा ये हो जाएगा हमारे सामने कि हमें डायग्राम बना पाएंगे, हम इक्वेशन बना पाएंगे एक्स वाई की टर्म्स में, जिसमें क्या होगा एक्स वाई की वैलिड वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले 2,8 को यहाँ पुट कर दो, सबसे पहले आपने 2,8 रखा, u इज इक्वल्स टू 2 प्लस का 2, 8 प्लस का 1, ये हो गया जी 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 1 9, यानी 9 4 दा 36, ठीक है बेटा, यानी यूटिलिटी आ गया बेटा 36। क्या है बेटा यूटिलिटी 36, बेटा क्या आया यूटिलिटी 36। अब एक बात बताओ, 36 यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर यूटिलिटी 36 है तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पुट कर दो, यानी x प्लस का 2 y प्लस का 1 इज इक्वल टू 36। क्यों, ये पता है क्या आ गया, ये आ गया अभी पूरी इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में। अब बोलो सर वो तो आपने 2,8 रखा है, हमने 2,8 पे इक्वेशन निकाल ली, अब हमें x और y निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आईसी।
पहली बात, दिस इज इक्वेशन ऑफ आईसी। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, तो x इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में y प्लस का 1 माइनस का 2, दिस इज सेम। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ आईसी का मतलब क्या होगा। इक्वेशन ऑफ आईसी का मतलब हो गया कि पहले जो पॉइंट दिया उसको पुट करो, उससे यूटिलिटी निकालो, देन उसको रिवर्सली जो वहां पे पुट कर दो। ऐसे बेटा हम लोग पहले भी करते थे। अब वो कहते हैं जी आईसी डिराइव करो, आईसी डिराइव कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात, एक काम करते हैं, हम इसका एमआरएस निकाल लेते हैं। ठीक है, बताइए ये एमआरएस क्या होगा इसका, x प्लस का 2 y प्लस का 1। इसको पहले mu x में करते हैं, mu x निकालते हैं। mu x करते हैं तो x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया, तो 1 हो गया। n कांस्टेंट y प्लस 1 कांस्टेंट आ गया, तो ये आ गया बेटा y प्लस का 1 x प्लस का 2। एमआरएस आ गया इसका y प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 2। ठीक है, ये तो आपको पता है बेटा, एमआरएस का फॉर्मूला mu x अपॉन में mu y होता है। अब ये बताओ, x बढ़ेगा तो एमआरएस कम हो रहा है, x बढ़ेगा तो एमआरएस कम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, ये बताओ पहले। x बढ़ने से एमआरएस कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बच्चा एक बात ये बताओ मुझे छोटी सी, कि x बढ़ने से एमआरएस कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x एंड y आर गुड क्वांटिटीज। सबसे पहली बात ये। दूसरा, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। तीसरा, इंटीरियर सॉल्यूशन। चौथा, एमआर इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। दिस इज द कंडीशन। समझ रहे हो मेरी बात, ये लिख लेना। और दूसरी बात बेटा, मैं बड़े कनेक्टिविटी पुराने से कर दूंगा, बट आप लिख ले करना, क्योंकि आपके नोट्स बनना है ये। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, एमआर इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। बेसिकली एमआर इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो मतलब P1 अपॉन में P। गॉट इट बेटा, यानी ये तो कंफर्म है। आईसी कैसे बनेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। आईसी कैसे बनेगा बच्चा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। कैसा बच्चा, कैसा बनेगा मेरे बच्चों, आईसी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। यहां तक बात समझ में आती है आपको? चलिए बताओ, क्लियर? चलिए जी, अब चलो यहां तक तो नहीं पहुंच रहे हम, लेकिन हमसे ये जानना चाहते थे आईसी कैसा बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव तो नहीं बनने वाला। ठीक है, हमें डाउट होता है इनवर्ड या आउटवर्ड, तो हमें तो पता लग गया ये इनवर्ड टाइप बनेगा, मतलब ऐसे बोर्ड, इनवर्ड बोर्ड। ठीक है, अब आईसी बना, अब हम इसकी इक्वेशन बनाना है बेटा, डायग्राम। अब बेटा ये बताओ, ये इक्वेशन है। अब सिंपल बच्चों की तरह बिल्कुल बेसिक लेवल पर, y इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 36 अपॉन 1, 36 माइनस का 2, दैट इज 34। ठीक है जी, या फिर x इज इक्वल्स टू 0, x 0 है। हाँ देख लेते हैं इसको बेटा, अगर x 0 है तो x इधर गया, इधर आया, 36 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी, देन y हो गया हमारा माइनस का 2, तो ये x 0 नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम इसको थोड़ा फॉर्मेशन में ले आते हैं, इधर y इज इक्वल टू में ले आता, तो y इज इक्वल टू के हिसाब से 36 अपॉन में x प्लस का 1 माइन x प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है जी, अब आएगी इक्वेशन, वो पहले नहीं आ रही थी। नाउ x इक्वल्स टू 0, तो 36 अपॉन में 2 दैट इज 18, 18 माइनस 1 17, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 17। ठीक है, पहले की दिक्कत हो रही थी, हाँ वो डिफाइन ही नहीं हो रहा था ना, ये 36 अपॉन नहीं हो रहा था डिफाइन, वो ये हो जाता है बेटा। आप चाहो तो बेटा वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, इन वैल्यूज पर आ रहा है इसका आंसर। आप इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा हम लोग इसका, एक बार बेटा क्रॉस चेक भी कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो जाए, बट आप प्लीज कैलकुलेशन पे नहीं जाना, कॉन्सेप्ट्स पर जाना। ठीक है बच्चा, कैलकुलेशन पर नहीं, कॉन्सेप्ट्स पर जाना। कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, y 0 तो x 34, x 0 तो y 17, और डायग्राम नॉट स्ट्रेट, इट्स कॉन्वेक्स, तो आप इसको ऐसा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा आप लोग मेरी? ये थोड़ा ध्यान से बना लेना, मतलब यहाँ पे कट करेगा ये। ठीक है जी, और फिर इसी के हिसाब से आपके डायग्राम बनते जाएंगे आगे तक। ये मिनिमम डायग्राम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे डायग्राम ऐसे बनेंगे, एक आईसी मैप नहीं बोलना। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा आप लोग मेरी क्लियरली? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने बोला है जी डिटरमाइन दी एमआरएस, है ना, ये बोला है डिटरमाइन दी एमआरएस। क्वेश्चन नंबर 6 में एमआरएस निकाल लेते हैं जी।
वैसे निकाल रखा है हमने एमआरएस, अभी निकाला था ना, साइन बताया था। एमआरएस इसका आएगा y+1/x+2, ठीक है जी। उसके बाद क्या पूछा इन लोगों ने हमसे बच्चा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द बजर लाइन एंड ऑल्सो द स्लोप। बजर लाइन की इक्वेशन दैट इज p1x प्लस का p2y इज इक्वल्स टू m, p1 p2 1 1 है एज यू नो, x प्लस का y इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन बजर लाइन स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, p1 अपन में p2 दैट इज 1, ठीक है। अब हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, कैन दी कंज्यूमर अचीव द यूटिलिटी ऑफ 11 विद दिस बजट। कैन दी कंज्यूमर अचीव द यूटिलिटी ऑफ 11 विद दिस बजट। बताओ कैसे बताओगे इसको, क्या वो 11 का यूटिलिटी कंज्यूम कर सकता है इस बजट पर। मैक्सिमाइज नहीं कह रहा है वो, ये नहीं कहते मैक्सिमम उसकी यूटिलिटी 11 होगी, नहीं कह रहे 11 का यूटिलिटी कंज्यूम कर सकता है। पता उसके लिए क्या करना है हमें, देखो समझो। पॉइंट ये है कि हमें अपना ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है इस बजट को यूज करके, ठीक है। यानी देखो बात इसकी नहीं है कि 11 ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलिटी पर है या नहीं है 11 का यूटिलिटी। पॉइंट ये है कि हमारा मैक्सिमम क्या है। अगर हमारा मैक्सिमम आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम उससे ऊपर नहीं कंज्यूम कर रहे। अगर हमारा मैक्सिमम बंडल मतलब हमने मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए बंडल निकाला, और अगर उस बंडल की से मिलने वाली यूटिलिटी 11 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है 11 वाला बजट भी 11 वाली यूटिलिटी भी आपके बजट में कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बेटा हमें इसका 5th पार्ट पहले सॉल्व करना है एंड 4th पार्ट बाद, मतलब इसको आप इंटरचेंज कर दो। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले 5th पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4th पार्ट बाद में करेंगे। 5th पार्ट की क्या है, ऑप्टिमम बंडल कितना होगा जो ऑप्टिमम बंडल यहाँ पर, देखो वो वाली चीज है मैंने आपको यहाँ पे बता तो दिया है वैसे। एक कंडीशन बेटा इधर वाली ये जरूर लिख लेना, एमआर इक्वल टू प्राइस रेशियो, ठीक है बच्चा। एमआरएस आपके सामने है y प्लस का 1 x प्लस का 2 इज इक्वल टू 1, या फिर y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस का 2, ठीक है जी। या y इज इक्वल टू x प्लस का 2 माइनस का 1 दैट इज x प्लस का 1, यानी y इज इक्वल टू x प्लस का 1। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी, यानी y इज इक्वल टू x प्लस का 1, y इज इक्वल टू x प्लस का 1। क्लियर बच्चा, कंसेप्ट क्लियर, इतना बताओ पहले। y इज इक्वल टू x प्लस का 1, ठीक है ना। इसे पुट कर दो यहाँ बजट लाइन के अंदर, x प्लस का y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू x प्लस का 1, ये आगे बेटा हमारे पास यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10 और x आ गया आपका 5, ठीक है बच्चा। x कितना आ गया आपका 5, सिमिलरली y कितना आ गया, ऑब्वियसली बात है 6, ठीक है बच्चा। मतलब y 5 आ गया और x 6 आ गया। नाउ पुट द ऑप्टिमम बंडल इन यूटिलिटी, दैट इज u इज इक्वल टू x प्लस का 2 था, y प्लस का 1 था, 5,6 पुट करो बेटा यहाँ पर। क्यों कर रहा है पता है ना आपको, दिस इज द बंडल वेयर वी गॉट द मैक्सिमम यूटिलिटी। तो बेटा अगर हमने मैक्सिमम यूटिलिटी यहाँ पे ले ली है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे यूटिलिटी कितनी आ रही है। 5 प्लस का 2, 6 प्लस का 1 दैट इज 5 प्लस 2 7, 7 टू 7 दैट इज 49, यानी यूटिलिटी आ गई मैक्सिमम यूटिलिटी 49, which is more than 11 utility. So answer is yes, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या है बेटा, yes। फोर्थ का आंसर क्या है मेरे बच्चों, yes। हाँ बेटा यहाँ तक बात समझ में आती है। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया, 5 इसमें एक बार आप ट्राई कर लेना, इजी है। यहाँ तक रखते हैं, एक क्लास के अंदर बेटा हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन तो हमें बेसिकली बाद में देख लेंगे, बाद में का मतलब क्या होगा, जब हम अपना कंज्यूमर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद भी देख लेंगे। बट अभी क्योंकि बेटा आपका इंटरनल्स वगैरह है तो उसमें काम में आ जाएंगे सब चीजें, ठीक है। तो बेटा होप सो कहते आपको डाउट मतलब दिक्कत नहीं आई होंगी, डाउट मतलब तब आता है जब दिक्कतें आती है। तो होप सो कहते आपको डाउट नहीं आ रहा होगा, आ भी रहा होगा तो बेटा आप मुझे किसी भी टाइम बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है बच्चों। नाउ फ्रेंड्स अब आप इस क्लास को बेटा मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेटा कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है।
कोई डाउट हो, कोई दिक्कत तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू बच्चा, ठीक है। एंड गाइस दिस इज द असाइनमेंट, अगर आप इसको खुद कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप खुद भी कंप्लीट कर लो, मैंने असाइनमेंट तो अपलोड कर दिए हैं वहाँ पर, ठीक है बच्चा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।